ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टाफिंग का प्रोसेस कर लिया है, आपको पूरे 8 स्टेप क्लियर हो गए होंगे। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोला था कि स्टाफिंग के प्रोसेस से 101% एक क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही मैं आपको बोल रही हूँ सिलेक्शन के प्रोसेस से भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही आपके एग्जाम में, चाहे वो केस स्टडी में मिले, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में मिले, या वो डायरेक्टली मिले, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सिलेक्शन और स्टाफिंग दोनों के प्रोसेस को अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, अगर स्टाफिंग का प्रोसेस ऑब्जेक्टिव में आता है तो 1 नंबर में, मतलब 0.8 मार्क्स का, या 1 नंबर जैसे भी सीबीएसई बताएगी, और अगर नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, केस स्टडीज में आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है, चाहे स्टाफिंग करिए चाहे सिलेक्शन प्रोसेस करिए, दोनों ही करिएगा ताकि आप कहीं पे भी अपने मार्क्स ना लूज कर सके और मार्क के साथ आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग हर चीज आप लोगों के तरीके से, आप लोगों के मार्क्स को लेकर, आप लोगों की परफॉर्मेंस को लेकर बना रहे हैं। तो प्लीज जरा ध्यान दीजिए। और अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो स्टेप है सिलेक्शन के प्रोसेस पे, वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करता क्या है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, और फिर वहां जाके उनको सिखाया जाता है। ऐसे ही प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग भी पहला स्टेज है सिलेक्शन के प्रोसेस का। ठीक है, जितने भी अनक्वालिफाइड या अनफिट जॉब सीकर्स होते हैं उन्हें प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में हटा दिया जाता है। ठीक है, जो लोग पहला स्टेप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, वही सेकंड स्टेप पे जाते हैं, और जो सेकंड स्टेप होता है उसे हम बोलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक, तो आई होप आपको पहला जो स्टेप है वो क्लियर हो गया होगा। पहला स्टेप आप देख सकते हैं, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जितने भी अनफिट लोग हैं जॉब्स के लिए उन्हें हम हटा देते हैं, और हम क्या कोशिश करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो नेक्स्ट राउंड क्वालिफाई कर सके। और नेक्स्ट राउंड कौन सा होता है? सिलेक्शन टेस्ट होता है। ठीक है, अब हम सिलेक्शन टेस्ट में हम बात करते हैं। अच्छा, अब आगे आपको बताने से पहले, कभी आपने मम्मी पापा से पिटाई भी खाई होगी? ऐसे सिलेक्शन में जब हमारा सिलेक्शन टेस्ट होता है ना, तो हमारे अंदर घबराहट होती है। यस, और ऐसे लगता है कोई हमें पिटाई कर रहा है। तो इस सिलेक्शन के टेस्ट को हम पिटाई से याद रखेंगे। हाँ, नेगेटिव वर्ड है पर हम याद ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब ये है क्या? P स्टैंड फॉर पर्सनालिटी टेस्ट। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप उस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं फिट है, ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस करते हैं? पर्सनालिटी टेस्ट में। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो टीम बैठी होती है वो आपकी पर्सनालिटी को जज करती है। आप मैनेजर बनने वाले हैं या मैनेजर का इंटरव्यू दे रहे हो और आप घबरा रहे हैं बात करने में, कम्युनिकेट करने में, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी टेस्ट पे है। ठीक है, आई स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट। आपका मेंटल लेवल क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आप कैसे किस सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं, ये आपका होता है इंटेलिजेंस टेस्ट पे। ठीक है, पी क्लियर, आई क्लियर, टी ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या करेगा? आप बोल रहे हो कि मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है भाई, एक्सपीरियंस है तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो आपने काम किया उसके हिसाब से हम आपको क्वेश्चन देते हैं, उसके हिसाब से हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो वहां पर जो क्वेश्चन आंसर राउंड आपकी इंटरेस्ट के, आपका जो आप परफॉर्म करते हो, जिसमें आप डील कर रहे हो, जो जिस जॉब पे हो, उसके बारे में जो आपसे पूछा जा रहा है, आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड में कितना नॉलेज है, दैट इज रिलेटेड टू ट्रेड टेस्ट। ठीक है, PIT A एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या कहता है भाई? अब कोई रिजिड सा बंदा आ जाए जॉब के लिए, तो क्या हम उसको जॉब दे दें और क्या वो काम करा पाएगा या काम कर पाएगा? नहीं करेगा। वो नई चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेगा। यस, तो यहां पर आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है कि आप कैसी नई चीजों को एक्सेप्ट करते हो।
आपका क्या बिहेवियर पैटर्न है, ये सारी की सारी चीजें किस पे आ जाती हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट पे आ जाती है, ठीक। और फिर आ जाता है आई लास्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट क्या बोलता है कि आपको कितना इंटरेस्ट है अपने काम में, आपको अपने काम के साथ साथ और कौन कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट है। आप बुक्स पढ़ते हो, आप स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी की सारी पिटाई एक ही टेस्ट में हो जाती है। वो कौन सा टेस्ट है, सिलेक्शन टेस्ट। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाया ताकि ये हमेशा याद रहे। सिलेक्शन टेस्ट में पिटाई को याद रखना, फिर से बोल रही हूँ, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक। थर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये सेकेंड राउंड क्वालिफाई करने के बाद आप थर्ड राउंड पे पढ़ते जाते हो, जिसमें आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक्चुअल आपका टेस्ट होता है या एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है जो सीनियर्स के साथ होता है, जिसके अंडर आपको वर्क करना होता है। वो एम्प्लॉयर भी बैठा होता है। उन एम्प्लॉयर्स वो आपके एटीट्यूड को देखते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, आपके थॉटफुल प्रोसेस को देखते हैं, आपके इंटेलिजेंस को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको थर्ड इंटरव्यू फेस करना होता है। अगर मैं ध्यान दूँ, अगर आप ध्यान दे तो, कि दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यहाँ खत्म होने के बाद, ये स्टेप कवर करने के बाद, आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक का मतलब क्या होता है, आप कहाँ से आए हो, आप अपने सीवी में उसका डिस्क्रिप्शन देते हो कि यू आर वर्किंग इन सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप वहाँ पे रेफरेंस नंबर भी देते हो, ठीक। तो रेफरेंस नंबर से पता किया जाता है, अगर मैं बोलूँ तो फील्ड इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं आपके बारे में। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कहीं ऐसा ना हो कोई फ्रॉड बंदा आ जाए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी फ्रॉड कर दे आगे। तो इसके लिए जो एचआर डिपार्टमेंट है वो रेफरेंस और आपके बैकग्राउंड को चेक करवाती है। ये वर्क है एचआर का, और ये एचआर कराती है हर एक एम्प्लॉय के लिए, ठीक। जब ये भी आपका पॉजिटिव आया तो इसके बाद आप, अब ये जो डिसीजन है ये सबसे टफ डिसीजन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एचआर के लिए, क्योंकि यहां पर हम एक्चुअल में ये डिसीजन लेते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है। मान लीजिए यहां पर हमारे पास 100 लोग आए थे और 100 में से हमारे पास सिर्फ 90 लोगों का हुआ। यहाँ पे 90 में से सिर्फ हमारे पास 50 लोग ही क्वालिफाई किया। यहाँ पे 50 में से सिर्फ 20 लोगों ने ही एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्वालिफाई किया। अब इस 20 में से हमें 10 लोगों ने ही रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक हमारा क्लियर किया। अब सिलेक्शन डिसीजन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जिसमें 10 में से हम यहाँ पर हमें सिर्फ 6 लोग चाहिए। तो इन 6 लोगों का जो डिसीजन है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट डिसीजन होता है, डिफिकल्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को कौन चाहिए, राइट पर्सन टू द राइट जॉब, who can really promote and who can really help the organization for growth purpose. Yes, so मैंने आपको बता दिया मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अब जो भी 6 लोग सेलेक्ट होते हैं, इन 6 लोगों में से मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन कई बार ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं कि आप खुद करा के आ जाइए, और कई बार ऑर्गेनाइजेशन बताती हैं कि आपको इस हॉस्पिटल में जाके, इस डॉक्टर के अंडर जाके मेडिकल एग्जामिनेशंस कराने होंगे। ये अपॉइंट खुद ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो अब कुछ लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, भाई अस्थमा वाला बंदा फैक्ट्री में तो काम नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मेडिकल ग्राउंड्स पे भी कुछ लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 6 में से भी आपके कितने बचे, 5 बचे, ठीक। अब इन 5 को जॉब ऑफर करा जाता है। जॉब ऑफर बताया जाता है कि आपको इस डेसिग्नेशन पे रखा जाएगा, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये क्लॉजेस हैं जो आपको भी फुलफिल करने होंगे और हम भी फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पर हम उसको जब एक अपॉइंटमेंट लेटर भेजते हैं तो हम उसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट लेटर हम भेजते हैं, अपॉइंटमेंट
लेटर भेजते हैं और इस अपॉइंटमेंट लेटर को हम क्या बोलते हैं? जॉब ऑफर. आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट लेटर द नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉय इफ साइंस द लेटर, इफ एक्सेप्ट्स एम्प्लॉयमेंट, yes, he is signing the contract. So this is the last step of selection process, that is contract of the employment. I hope आपको समझ में आ गया होगा. पूरे 8 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं और हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे. ओके बच्चों, अब हम अपने स्टाफिंग के चैप्टर से आगे बढ़ते हैं. जैसे आपको पता है कि हम लोगों ने सेकेंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं. स्टाफिंग के पहले वीडियो में आपने देखा होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज स्टाफिंग. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, प्रोसेस इन द स्टाफिंग प्रोसेस, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस सिलेक्शन प्रोसेस. यस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये लास्ट टॉपिक है हमारे स्टाफिंग चैप्टर का. ठीक है, तो आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और जिसके ऊपर पूरा एचआर डिपार्टमेंट वर्क करता है. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग क्या है. ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द एप्टीट्यूड, आप देख सकते हैं, एप्टीट्यूड, स्किल्स एंड द एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज्ड. It is a process of learning new skills and applications of the knowledge possessed. यहाँ पर जब भी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम को हम और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसमें अपनी नॉलेज, उसमें अपने स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग. ठीक है, अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं. तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि डेवलप योर माइंड. हम जब भी बात करते हैं डेवलप योर माइंड तो हम इसकी बात नहीं करते कि जो काम हम करें उसे हम और अच्छा करें. हम इसकी बात करते हैं कि अपने माइंड को और एक लेवल इंक्रीज करें. इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि हम मेच्योरिटी लेवल लाएं. जो हमारी नॉलेज है उस नॉलेज को हम जब अप्लाई करते हैं तो उससे हमें क्या मिल रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, उसको हम एनालाइज कर सके, इवैल्यूएट कर सके. तो ये जो बात है इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट. ठीक है, तो आप देख सकते हो डेवलपमेंट रेफर्स टू द learning opportunities designed to help the employees enhance their personality. डेवलपमेंट से आपकी क्या एनहांस होगी? पर्सनालिटी एनहांस होगी, आपकी मैच्योरिटी लेवल एनहांस होगा और डेवलपमेंट ही आपको हेल्प करेगा कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकें. ठीक, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी. ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू द स्किल्स एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू द मैच्योरिटी लेवल. Development is related to the personality. So these are the 2 important concepts in staffing. अब हम आगे बात करते हैं तो हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रेनिंग क्यों करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग क्यों करती है, कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. ट्रेनिंग बहुत जरूरी है 2 लोगों के लिए. पहला ऑर्गेनाइजेशन के लिए और दूसरा एम्प्लॉयज के लिए. तो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी है, अब हम ये डिस्कस करते हैं. ठीक है, आप देख सकते हैं ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग ऑलवेज बेटर देन हिट एंड ट्रायल मेथड विच लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ द एफर्ट्स एंड मनी. ठीक है, अब ट्रेनिंग क्या करती है? ट्रेनिंग आपको हेल्प करती है क्या करने में? किसी भी काम को बेस्ट तरीके से करने में. एक सिस्टमैटिक लर्निंग का प्रोसेस है जिसमें आप अपनी जो वेस्टेज है वो मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक, सेकंड है इट एनहांस एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी. एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी, जहां वो 10 गुड्स बनाता है, जब हम उसे ट्रेन कर देते हैं तो वो 15 से 16 प्रोडक्ट्स बनाने लगता है. सो दिस इज द सेकंड पॉइंट, दैट आपकी एम्प्लॉयज की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनकी कैपेसिटी है, वो इंक्रीज हो जाती है. थर्ड, ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर. जब हम एम्प्लॉयज को रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग देते हैं तो जो फ्यूचर मैनेजर हैं हम उन्हें जनरेट कर पाते हैं, हम लोगों को प्रमोशन दे पाते हैं, हम लोगों को डेवलप कर पाते हैं. ठीक, द नेक्स्ट इज ट्रेनिंग इंक्रीज एम्प्लॉयज मॉरल, रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड एम्प्लॉयज टर्नओवर. ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग के. देखिए, एम्प्लॉयज का मॉरल इंक्रीज होता है जब आपका बॉस आपको ट्रेन करता है तो आप मोटिवेट होकर काम करते हैं, तो एम्प्लॉयज का जो मॉरल होता है वो इंक्रीज होता है.
रिड्यूस एब्सेंटिज्म। जब हमें कोई चीज समझ में आने लगती है, जैसे आप स्कूल जाते हो, आपको कोई पीरियड बहुत अच्छा लगता है, आपको कोई लेक्चर बहुत अच्छा लगता है, तो आप चाहते हो कि वो लेक्चर में मैं बैठूं और उसे अटेंड करूं। यस, आप बंक नहीं करना चाहते, ये एब्सेंट नहीं होना चाहते। द सेम वे जब एम्प्लॉयज को हम ट्रेन अच्छे से करते हैं तो जो एब्सेंटिज्म है वो ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है। और जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्लॉयज टर्नओवर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर फ्लरिश होना है तो उसके लिए जरूरी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज लॉन्ग टाइम तक रहें, यानी कि एम्प्लॉयज टर्नओवर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। जैसे एम्प्लॉयज टर्नओवर रिड्यूस होगा, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो बढ़ने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट, it helps in obtaining efficient response it helps to obtain efficient response for the fast changing environment. efficient response का मतलब है कि एम्प्लॉयज को जल्दी से रिस्पॉन्स करने का एफर्ट्स मिलता है, वो मोटिवेट होते हैं और वो ज़्यादा से जल्दी क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक, अब ये थे हमारे ट्रेनिंग के मेथड्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट है। अब हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयज के लिए हमारे कैसी बेनिफिट होती है ट्रेनिंग की। द वेरी फर्स्ट इज इम्प्रूव्ड स्किल्स। एम्प्लॉयज की जो स्किल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इम्प्रूव हो जाती हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयज को हम ट्रेन कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज के स्किल्स इंप्रूव होंगे और वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी करेगा। सेकंड, इट इंक्रीजेस परफॉर्मेंस। अभी मैंने बोला था कि अभी हमने जब ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे पढ़ा था तो वहां पे कहा था कि वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। जब हम एम्प्लॉयज की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे कि इंप्रूव परफॉर्मेंस। ठीक, थर्ड है ट्रेनिंग मेक्स द एम्प्लॉयज मोर एफिशिएंट एंड हैंडल द मशीन एंड दस लेस प्रोन टू एक्सीडेंट। जब हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं तो एम्प्लॉयज क्या होते हैं, पूरी तरीके से समझ जाते हैं कि क्या काम कैसे करना है, क्यों करना है और कैसे हम इस मशीन्स को हैंडल करना है। तो जितने भी एक्सीडेंट के केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ट्रेनिंग इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन एंड द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज। ये बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी जो सेटिस्फैक्शन है और जो मॉरल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेनिंग के कितने मेथड्स होते हैं। बेसिकली आप सबको ट्रेनिंग समझ में आ चुका होगा कि काम करने का तरीका को जो हम सिखाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के हमारे दो मेथड होते हैं, एक होता है ऑन द जॉब और एक होता है ऑफ द जॉब। ठीक है, एक है ऑन द जॉब और दूसरा है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक, देखिए मैंने ये आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चले कि ऑन द जॉब भी है और ऑफ द जॉब भी है। अब ऑन द जॉब मेथड क्या होता है? ऑन द जॉब मेथड का मतलब है वो मेथड जब हम जॉब में हैं, हम अपॉइंट हो चुके हैं किसी पोजीशन पे और हमको ट्रेनिंग दी जाती है। कोई भी नया एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, उन दोनों में ही एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है। तो जब जॉब मिल चुकी है, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं। पहला आप देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, दूसरा आप देख सकते हैं कोचिंग, तीसरा आप देखेंगे जॉब रोटेशन एंड फोर्थ इज इंडक्शन ट्रेनिंग। ये हमारे 4 तरीके के ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स हैं। ठीक, हम चलते हैं डिस्कस करते हैं कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को याद करने के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखनी है। अगर आप किसी भी गैराज में जाते हो तो आपने देखा होगा कि एक मास्टर वर्कर होता है और वो मास्टर वर्कर क्या करता है, जो और छोटे छोटे वर्कर्स उसके साथ काम करते हैं उसको ट्रेन कर रहा होता है। यस, दैट इज कॉल्ड एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ये बेसिकली कहाँ एप्लीकेबल है, जहाँ पे प्लम्बर्स हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस हैं, ये वहां पर एप्लीकेबल है। ठीक, तो आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं, इट अप्रेंटिसशिप मेथड्स पुट द ट्रेनिंग अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द मास्टर वर्कर। तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में कोई भी केस स्टडी में मास्टर वर्कर का नाम दिखे, मास्टर वर्कर का टर्म दिखे, तो याद रखना इट इज कॉल्ड एज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक,
ये देखिए प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर। तो अभी आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है। सेकंड हम बात करते हैं कोचिंग की। आपने देखा होगा कोचिंग में कोचेस हम बोलते हैं। आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, आप बास्केटबॉल देखते होंगे, आपने देखा होगा एक कोच होता है जो बेसिकली जो हमारे प्लेयर्स हैं उन्हें ट्रेन करता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कोचिंग। ठीक, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इन दिस मेथड सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनी एज अ कोच। जो सुपीरियर है वो कैसे इंस्ट्रक्ट करता है? एज अ कोच। क्रिकेट तो आप देख ही रहे हो इन दिनों, ठीक है, और इन दिनों जब आप देख रहे हो तो आप देखते होगे कि कोच कैसे अपने बेसिकली प्लेयर्स को गाइड कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज कोचिंग। ठीक, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हो जॉब रोटेशन और इंडक्शन आर another two methods of on the job training methods। ठीक है, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का बेस्ट एग्जांपल आपको जो याद रखना है वो है बैंक्स। ठीक है, बैंक्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कोई भी बंदा एक पर्टिकुलर सीट पे फिक्स नहीं है, उसको हर एक जगह के बारे में क्या करते हैं, हम अवेयर कराते हैं। यानी कि कभी हम उसे कैश काउंटर पे बिठा देते हैं, कभी हम उसे LIC में बिठा देते हैं, कभी हम उसे मर्चेंट बैंकर्स बना देते हैं, कभी हम उसे कोई और काम दे देते हैं। तो अलग 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 तरीके क्या होते हैं, काम होते हैं जो हम एक ही एम्प्लॉय को सिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जॉब रोटेशन। जब हम एक ही लेवल पे कई तरीके के काम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज जॉब रोटेशन। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इट इज रिटन, it involves shifting of the employees from one job to another, from one department to another, from one shift to another। जब हम अलग अलग जगहों पे उसे शिफ्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज जॉब रोटेशन। ठीक, नेक्स्ट इज इंडक्शन। अब ये जो इंडक्शन है ये किसके लिए जरूरी है, न्यू एम्प्लॉयज के लिए जरूरी है। It is a type of the training method given to help the new employees in setting down quickly into the job by becoming familiarizing or by familiarizing them with the method of the working which is being done in the organization, or by giving them the different types of methods that how the work is being performed. So this is called as induction। जब भी प्लीज याद रखिएगा केस स्टडी में स्पेशली जब भी न्यू एम्प्लॉयज को हम ट्रेन करते हैं, ठीक है, जब भी हम न्यू एम्प्लॉयज को फेमिलराइज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेथड्स के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग के बारे में, सो दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, देख सकते हैं सराउंडिंग जॉब्स एंड द बिजनेस, द ड्यूरेशन ऑफ सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग मे बी फॉर द फ्यू आवर्स और द फ्यू डेज। ये थोड़े दिन के लिए भी हो सकती है और फ्यू आवर्स के लिए भी हो सकती है। देखिए ये जो 4 मेथड्स हैं, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मेथड जो आपको मैंने अभी बताया था, जिसमें आपको प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर्स, इनको याद रखना है। ठीक है, सेकेंड आपको मैंने बताया कोचिंग, जिसमें मैंने आपको प्लेयर्स के बारे में बताया, कोचेस के बारे में बताया। ठीक है, थर्ड मैंने आपको बताया जॉब रोटेशन, जिसमें एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, एक जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट कर देते हैं। और जो लास्ट मैंने आपको बताया वो है इंडक्शन, जब हम न्यू एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवेयर करवाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं और हम बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब, ऑफ मतलब जॉब के बिना भी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेरी ट्रू, हम जॉब के बिना भी ट्रेनिंग लेते हैं, वेरी वेरी ट्रू। आप लोग केस स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप लोग जो केस स्टडी कर रहे हो क्या वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड नहीं है? आप पहचान नहीं रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे। अगर आपको याद होगा तो जब हम लोगों ने स्टाफिंग के स्टेप किए थे तो वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस पे हमने बात की थी, वो भी तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। हम आपको समझा रहे मैनेजमेंट कैसे काम करता है। ठीक, ऑफ द जॉब मेथड्स में क्या है, मैंने पहली बात आपको बता दी है दैट इट इज रिलेटेड, it is not into one particular job, you are not in the job but still you are being trained। classroom lecture is the very first one। क्लास में आपको टीचर्स ट्रेन करता है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को हम लोग ट्रेन करते हैं, जब आप डॉक्टरेट करते हैं तो हम ट्रेंड हो रहे हैं, यस, तो ये सारा ऑफ द जॉब है। सेकेंड इज फिल्म्स, फिल्म्स के थ्रू हम बहुत सारी ट्रेनिंग मेथड्स देते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को, मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को कि वो अपना काम करें, या इवन एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होते हैं। जैसे चक दे इंडिया पूरा स्पिरिचुअल है, आप देख सकते हो कैसे
उन्होंने हमारी इंडिया के लिए हमें सिखाया, बताया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टीम स्पिरिट. यस. द थर्ड इज केस स्टडीज, जो आप लोग एक्चुअली में करते हो. एक एग्जाम्पल मैं और बताती हूँ. म्यूट कोर्ट इज द एग्जाम्पल. जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं वो म्यूट कोर्ट में अपने केस को प्रेजेंट करना सीखते हैं. ठीक है. ऐसे ही जो डॉक्टरेट करते हैं, जो डॉक्टर एमबीबीएस बनते हैं या बीडीएस करते हैं, वो बच्चे प्रैक्टिकली अपना काम करते हैं. यस. नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर मॉडलिंग एंड वेस्टिबल ट्रेनिंग. आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस सीखते हैं. यस. जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए जिनको अडॉप्ट करना होता है वो जावा सीखते हैं, HTML सीखते हैं, C++ सीखते हैं. ये कोई जॉब में नहीं है, बट स्टिल दे आर लर्निंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज. सो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पर जब वो कंप्यूटर के बारे में सीख रहे हैं, कंप्यूटर के लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं, एंड दे आर नॉट पेड फॉर दैट, उल्टा वो लोग पे करते हैं उसके लिए. दैट इज कॉल्ड एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड इट इज कंप्यूटर मॉडलिंग. ठीक है. अब हम आते हैं वेस्टिबल ट्रेनिंग. वेस्टिबल ट्रेनिंग थोड़ा आप लोगों के लिए एक नया टर्म है, क्योंकि वेस्टिबल ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है. एक प्लेस जो बिल्कुल वर्क प्लेस की तरह होती है, पर वो जो मेन वर्क प्लेस है उससे बिल्कुल अलग होती है. वर्क प्लेस में जैसे मशीनरीज होती है, जैसे टूल्स होते हैं, जैसे वर्किंग होती है, जैसे मेथड्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके हम वर्क प्लेस एक अलग से एक रूम में बनाते हैं. जैसे जो पायलट्स होते हैं, ठीक है, या जो टेक्निकल वर्क करते हैं लोग, उनको हम लोग ये सारी ट्रेनिंग मेथड्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. इसके लिए एक अलग से रूम होता है, पूरी मशीनरीज वहाँ होती हैं और वहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज वेस्टिबल ट्रेनिंग मेथड. ठीक. अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और यहाँ पे ही हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है. अब हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की और कुछ बात करेंगे केस स्टडीज की. ठीक है. बच्चों, आपके फर्स्ट टर्म में जो था, उस पर्टिकुलर फर्स्ट टर्म में आपने देखा कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो एमसीक्यू हैं. पर सेकेंड टर्म का जैसे ही सीबीएसई डिक्लेयर करेगी, सीबीएसई ने पहले भी कहा था कि यू विल बी हैविंग रिटन एग्जाम एज वेल एज यू विल हैव एमसीक्यू. सो हम लोग सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हैं और हम लोग इसी के साथ आपके साथ कुछ लॉजिकल क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं, क्योंकि जो मार्क्स आपको ऑब्टेन करने हैं वो आपको मैक्स मार्क के थ्रू ही मिलेंगे. ठीक है. तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव एंड सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. रिक्रूटमेंट हमने पॉजिटिव क्यों बोला और सिलेक्शन हमने नेगेटिव क्यों बोला? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको रीजनिंग भी आपको मिल सकती है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल सकता है, विच इज द पॉजिटिव प्रोसेस या विच इज द नेगेटिव प्रोसेस, या आपको रीजन भी देना हो सकता है कि ये हमारा पॉजिटिव क्यों है और ये सिलेक्शन हमारा नेगेटिव क्यों है. बात करते हैं रिक्रूटमेंट हमारा पॉजिटिव क्यों है. क्योंकि रिक्रूटमेंट क्या करता है? रिक्रूटमेंट बेसिकली आपको एक अपॉर्चुनिटीज की डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. यस, वहां पे वैकेंसी है, जाके तुम अप्लाई करो. मैंने कैजुअल कॉलर की तरह डाल दिया है रिज्यूम, आ जाएगा मेरे पास कॉल. यस. जब हम ऐसी चीजों की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, और जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं और जब हम अप्लाई करते हैं तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट. ठीक. सिलेक्शन नेगेटिव क्यों है? ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, सिलेक्शन को हम नेगेटिव क्यों बोलते हैं? यस, सिलेक्शन को हम नेगेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी लोगों ने हमारे यहाँ अप्लाई किया होता है, जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दे सकें, इसलिए वो एक नेगेटिव प्रोसेस है. तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो आपको दोनों ही चीजें समझानी है. पहले रिक्रूटमेंट क्या होता है ये समझाना होगा, फिर सिलेक्शन क्या होता है ये समझाना होगा, फिर बताना पड़ेगा कि रिक्रूटमेंट पॉजिटिव क्यों है और सिलेक्शन नेगेटिव क्यों है. आई होप आपको मेरा ये आंसर समझ में आया होगा और आप इसे अपने वर्ड्स में फ्रेम आउट कर सकेंगे. ठीक. बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट एक अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन अभी आपने किया, क्या था ये क्वेश्चन? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग. अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि जो ट्रेनिंग है वो दो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है ऑर्गेनाइजेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा है एम्प्लॉइज के पॉइंट ऑफ व्यू से. यही आपने अभी किया है. यस. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं व्हाई इज ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. हमने यहाँ पे क्या पूछा है सिर्फ आपसे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग. अभी बिल्कुल
आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, अब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी आराम से आंसर दे पाते। इस क्वेश्चन को आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग पे, इसको बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग पे भी पूछा जा सकता है, और ये भी कह सकते हैं कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो गिव द रीजन। तो आपको एक ही आंसर लिखना है जो अभी हम लोगों ने किया था, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा थोड़ा सा और लॉजिकल क्वेश्चन बैठता है। ठीक है, थोड़ा सा इंटरनल चीजों को हम निकालते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है? डिस्पाइट ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, व्हाई डू कंपनीज प्रेफर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? आपको याद होगा हमने रिक्रूटमेंट में डिस्कस किया था, हमारे दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। यस, इंटरनल का मतलब होता है जब हम अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में से किसी को ट्रांसफर या प्रमोशन दे देते हैं, वो इंटरनल सोर्स है। और एक्सटर्नल क्या होता है? जब हम बाहर से लोगों को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। यस, दैट इज एक्सटर्नल। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया ताकि आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकें। ठीक है, इंटरनल सोर्स इज इकोनॉमिकल एंड द कंपनी प्रेफर एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स इकोनॉमिकल है, पर तब भी कंपनी एक्सटर्नल सोर्स को क्यों प्रेफर करती है? थोड़ी सी बत्ती जलाइए और सोचिए, क्या इंपॉर्टेंस है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की? यस, आई होप आप लोगों को खुद ही आंसर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही आंसर आपको समझ में आया कि जब हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? हम न्यू ब्लड की बात करते हैं, हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं। हम जब कोई एक्सटर्नल एम्प्लॉय आता है तो वो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को वो शेयर करता है, तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ होती है, वो इंक्रीज होने लगती है। इसीलिए न्यू ब्लड का आना, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमारे लिए ब्लड इंपॉर्टेंट है। होप अब आप इसका आंसर अच्छे से लिख पाएंगे। आप लिख पाएंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही हम देख सकते हैं, अब मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाली हूं, जिसपे हमारे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। मैम ये केस स्टडीज, ये व्हाट इज दिस केस स्टडी मैम? केस स्टडीज हमें समझ में नहीं आती, हमें कैसे सॉल्व करना है, हम बड़े दिक्कत में आ जाते हैं, हम कैसे इसके जवाब दें, हमें ये नहीं समझ में आता। तो बच्चों इसी पॉइंट को मैक्स मार्क्स ने ध्यान में रखते हुए आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि अगर बोर्ड्स में कोई केस स्टडीज आते हैं या एग्जाम में केस स्टडीज आते हैं तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब बच्चों सब लोग क्या करते हैं, 95% बच्चे क्या करते हैं, जब भी कोई केस स्टडी आती है तो सबसे पहले केस स्टडी पढ़ने लगते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम थोड़ा सा डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करेंगे। ठीक, अब हम डिफरेंट मेथड क्या अडॉप्ट करेंगे? देखिए, केस स्टडी तो पढ़नी पड़ेगी, केस स्टडी के बिना तो हम कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस हम वो पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं आपको समझाने वाली हूं कि कैसे हम वो क्वेश्चन करेंगे, आप प्लीज उसको देखिएगा और आपको समझ में आएगा। ये है हमारी केस स्टडी, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूं। पहला क्वेश्चन मिला मुझे, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, मेरे दिमाग में सबसे पहले आ गया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 ही होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक, अब इन 5 में से कोई एक फंक्शन होगा, पक्की बात है। ऑब्जेक्टिव में दिया है, वेरी गुड। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ना देके आपसे डायरेक्टली पूछ लिया होता तो भी आपको आंसर देना पड़ता, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट पे आप जाते हैं तो आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होंगे हमारे 5 M होते हैं, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मार्केट और मैन। मैन इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स। ये 5 भी हमको पता है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में किसका पूछा है ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक, हमें पता होना चाहिए कि हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच हेल्प द निश्चिता इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ द पर्सनल रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन तो हमने किया था, सेम चीज हमने की थी जब हम लोगों ने स्टाफिंग के स्टेप्स किए थे, की थी, तो दिमाग में घूमने लग गया
यस, ये स्टाफिंग के स्टेप्स में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये भी हम वापस आएंगे, इसी क्वेश्चन पे हम वापस आएंगे। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी नाउ हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड अ स्टेप्स इन इट्स मैनेजमेंट प्रोसेस थ्रू विच इट कैन जज द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। भाई परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, फिर से स्टाफिंग का प्रोसेस। यस, अब फिर से मेरा दिमाग घूमने लग गया यार, जरूर इसमें जरूर ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। तो दिमाग में हमें सबसे पहले केस स्टडी पढ़ने से पहले क्या करना है, उसके जो क्वेश्चंस रिलेटेड है देखिए कितने आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम लोगों के 4 क्वेश्चंस हैं और अब हम करने जा रहे हैं केस स्टडीज। पहला क्वेश्चन आपने जो देखा था वो पूछ रहा था फंक्शन, होप आपको याद हो, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका जो था वो था इंपॉर्टेंस, रिसोर्सेज के बारे में पूछा। थर्ड क्वेश्चन मुझे याद आ गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बारे में पूछा। और चौथा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हम परफॉर्मेंस जज कैसे करेंगे। सो ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं और अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी। देखिए बच्चों, थोड़ा सा उल्टा चलने से हमें ये फायदा होगा कि हमारा जो टाइम होगा वो सेव हो जाएगा, वरना बच्चे केस स्टडी पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर केस स्टडी पढ़ते हैं, तो यही करते रह जाते हैं। तो हमने पहले क्या किया, पहले हमने पढ़ लिया एक ही बार में अपने क्वेश्चंस और अब हम पढ़ने वाले हैं केस स्टडीज, ठीक है। Havells India Private Limited is a leading company. It deals with the switchboard. The company has a functional structure. याद रखिएगा functional structure with 4 main function: production, marketing, finance, human resource. As the demand for the product grew, the company decided to hire more employees. लाइन को अंडरलाइन करते रहिए, hire more employees, ठीक है। हायर मोर एम्प्लॉइज को हम अंडरलाइन करेंगे। द HR मैनेजर निशित शर्मा अरेंजेस अ मीटिंग, इट इज रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। भाई फंक्शन ऑफ विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द मीटिंग। They also decided about the most important resources of the organization. Most important resource, ठीक। Nishita is also thinking of knowing the worth of its employees, but it is unable to do so yet. The company now has decided to include a step in its management process through which it can judge the performance of its employees. यहाँ पर निशिता ने सब कुछ करने की कोशिश की। पहला important, जो हमारे पास सबसे important resource है, याद रखिएगा, that is men. So हम यहाँ पे किसकी बात करें, human resource की बात करें। जब भी ह्यूमन रिसोर्स की बात आती है तो हमारा कौन सा फंक्शन ऑटोमेटिकली पॉपअप होने लगता है, दैट इज स्टाफिंग। तो देखिए कितना इजी हो गया, क्वेश्चन पढ़ने से हमें ऑटोमेटिकली आंसर्स मिलते जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अब हम आराम से आंसर दे पाएंगे। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेटेड इन द अबव केस। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन रिसोर्स की बात हो रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मेरा क्या हुआ, स्टाफिंग, ठीक। नेक्स्ट, The most important resource of the organization indicated in the above case कौन है? आपको मैंने बोला हमारे पास 5 M होते हैं, men, money, material, market and machinery। हम इन सब को तो यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, जो हमारी पूरी कैपेसिटी को यूज करता है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर कहां पहुंच गया, स्टाफिंग देखते ही ह्यूमन रिसोर्स देखते ही स्टाफिंग। आराम से दोनों का 2 मिनट के अंदर हमें आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट विच हेल्प्स द निशिता इन डिसाइडिंग द एक्चुअल नंबर ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड इन ईच डिपार्टमेंट। आपको याद है हम लोगों ने स्टाफिंग के पहले प्रोसेस में किया था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में हमने 2 लोगों की बात की थी, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एक बंदे पे कितना काम होगा और वर्कफोर्स कितने आदमी चाहिए। तो यहां पर क्या पूछा है, एक्चुअल नंबर पूछा है। जब एक्चुअल नंबर पूछा है तो हम किसकी बात करेंगे, वर्कफोर्स एनालिसिस। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आप सबको ये कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, company now has decided to indicate the steps in the management process through which it can judge the performance of its employees। अब यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, परफॉर्मेंस को जज कर रही है। परफॉर्मेंस को जज करने के लिए प्लेसमेंट की तो कोई बात नहीं होती,
सिलेक्शन की कोई बात नहीं होती, ट्रेनिंग की कोई बात नहीं, हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू हम अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। सो दीज वर द 4 क्वेश्चंस। आई होप आप सब लोगों को ट्रेनिंग प्रोसेस समझ में आया होगा, ट्रेनिंग के स्टेप्स समझ में आए होंगे, और आपको केस स्टडीज भी कैसे सॉल्व करनी है ये भी समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो फ्रॉम मैक्स मार्क्स, जो आपको हमेशा मैक्सिमम मार्क्स दिलवाने की कोशिश करेगा। थैंक यू।